क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि $2 मिलियन यानी करीब 16 करोड़ रुपए की एकदम एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल को हराने के लिए बस एक पुरानी मोटरबाइक का इंजन और थोड़ा सा फाइबर ग्लास चाहिए? हाँ, सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर आजकल के युद्ध का यही नया सच है। मतलब सच में। राइट। क्योंकि जब भी मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी का जिक्र होता है तो दिमाग में हमेशा किसी साईफाई फिल्म का सीन आता है ना। अरबों डॉलर के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, लेजर गाइडेड मिसाइल्स जो बिना आवाज किए बस अपना काम कर देते हैं। बिल्कुल। और दशकों से ना सैन्य रणनीति इसी दिशा में आगे बढ़ी है। हर नई टेक्निक पिछली वाली से ज्यादा एक्यूरेट होती है, ज्यादा तेज होती है और ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा महंगी होती है। हाँ, उसे ह्यूमन इंजीनियरिंग का पीक माना जाता है, जहां सब कुछ प्रिसिजन और सर्वाइवेबिलिटी पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। सर्वाइवेबिलिटी यानी बचे रहने की क्षमता। पर देखिए, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। वही तो। जब आज के वॉर जोन्स की ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो वो चमचमाती साईफाई वाली इमेज एकदम टूट जाती है। एक नया स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप उभर कर आया है जहां ऑनेस्टली सारे रूल्स कंप्लीटली पलट चुके हैं। बिल्कुल सही कहा। और यही हमारी आज की इस डीप डाइव का मेन फोकस भी है। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही डिटेल 30 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है। इस डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि कैसे एक ऐसा हथियार जिसे पुअर मैन्स क्रूज मिसाइल या गरीबों का क्रूज मिसाइल कहा जाता है, वो मॉडर्न वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट ला रहा है। हम बात कर रहे हैं शायद 136 ड्रोन की। और मुझे लगता है ये टॉपिक इसलिए भी इतना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कुछ पुर्जों या एक हथियार की कहानी नहीं है। अगर इसके कोर में जाएं तो ये बेसिकली वॉर की इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन की कहानी है। राइट। ये उस बेसिक अजम्पशन को चैलेंज करता है कि सबसे बेस्ट टेक हमेशा सबसे इफेक्टिव होती है। तो प्रेजेंटेशन के स्लाइड नंबर 2 और 3 पर आते हैं। शेड 136 असल में एक वन वे अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। आसान भाषा में इसे सुसाइड ड्रोन कहते हैं। हाँ, आत्मघाती ड्रोन, जिसे रशिया में गिरान 2 के नाम से जाना जाता है। गिरान 2 बिल्कुल। दिखने में ये एक बड़े डेल्टा विंग आकार का होता है, यानी त्रिकोण। पर इसके जो नंबर्स हैं, मतलब जो टेक्निकल डेटा है, वो टोटली माइंड ब्लोइंग है। इसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर है। 2500? हाँ, जो कि एक ड्रोन के हिसाब से मैसिव है। मैसिव है, पर इसकी स्पीड सिर्फ 185 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये अपने साथ 40 से 50 किलो का एक्सप्लोजिव ले जा सकता है। तो जरा इस कंट्रास्ट पर ध्यान दीजिए। एक ऐसी मशीन जो हाईवे पर चलने वाली किसी ऑर्डिनरी कार की स्पीड से उड़ती है, यानी बस 185 की स्पीड, लेकिन उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो एक पूरा कॉन्टिनेंट पार कर ले। हाँ, बस 50 किलो एक्सप्लोजिव अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए। एग्जैक्टली। ये काम कैसे करता है? इतनी रेंज मिलती कहां से इसको? देखिए, यहाँ ना इसके डेल्टा विंग डिजाइन और इसके वन वे अटैक वाले लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। डेल्टा विंग का सीधा सा मतलब है कि इसमें कोई अलग से पूंछ या ट्रेडिशनल पंख नहीं होते। पूरा का पूरा ड्रोन ही एक सिंगल विंग की तरह फंक्शन करता है। अच्छा, तो इसे ड्रैग कम होता होगा। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इसकी एरोडायनामिक्स में है। हवा का फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है और ड्रोन के अंदर फ्यूल भरने की बहुत सारी जगह मिल जाती है। यही मेन रीजन है कि इतनी धीमी स्पीड के बावजूद ये इतना लंबा डिस्टेंस कवर कर लेता है। ओह वाह। और वो जो वन वे वाली बात थी? हाँ, वन वे। मतलब सोचिए, किसी भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट या ड्रोन में सबसे एक्सपेंसिव पार्ट्स क्या होते हैं? शायद उसका रेडार या लैंडिंग गियर। एग्जैक्टली। लैंडिंग गियर, वापस आने के लिए जो फ्यूल बचाकर रखना पड़ता है वो, सेफ लैंडिंग के लिए जरूरी सेंसर्स। जब आप इन सब चीजों को डिजाइन से पूरी तरह हटा देते हैं, क्योंकि इसको वापस आना ही नहीं है, तो जो बचता है वो एक बेहद सिंपल, हल्की और अनबिलीवेबली सस्ती मशीन होती है। मतलब वापसी का टिकट ही कैंसिल कर दिया, तो सफर का खर्च और वजन दोनों आधे हो गए। पॉइंट है। पर यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है। स्लाइड 4 पर चलते हैं। इंजन वाली स्लाइड। हाँ, इतनी दूरी तय करने वाली मशीन को हवा में घंटों तक उड़ना होता है, तो ऑब्वियसली किसी बहुत ही हाईटेक और महंगे इंजन की जरूरत होनी चाहिए, है ना? फिर इसका कॉस्ट इतना कम कैसे है? यहाँ स्लाइड पर लिखा है कि इसमें मार्डो MD-550 नाम का एक इंजन लगा है। मार्डो MD-550? हाँ, ये एक बहुत ही बेसिक 2 स्ट्रोक पिस्टन इंजन है। वेट, 2 स्ट्रोक?
और सबसे अजीब बात इस डेटा में यह है कि इसकी आवाज बिल्कुल किसी लॉन मोवर यानी घास काटने वाली मशीन जैसी होती है या फिर किसी पुरानी फटफट या मोटरबाइक जैसी। हाँ बिल्कुल, वो जो भिनभिनाने वाली एक बहुत ही अनोइंग तेज आवाज है ना, वो आजकल बहुत से वॉर जोन्स की पहचान बन चुकी है। लोग आसमान में देखने से पहले उसे सुन लेते हैं। पर यह बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। मतलब एक टेक्निकल पुशबैक देना चाहूंगा यहाँ। अगर कोई वेपन आसमान में इतना शोर मचा रहा है तो क्या वो एनिमी के एयर डिफेंस के लिए एक इजी टारगेट नहीं बन जाता? मतलब एक तरफ दुनिया भर की मिलिट्री स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर करोड़ों उड़ा रही है ताकि आवाज ना आए, रेडार पर ना दिखे, और दूसरी तरफ ये ड्रोन है जो लिटरली धिंडोरा पीट रहा है। ये तो छुपकर वॉर करने वाला हथियार बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यही है कि इसका ऑब्जेक्टिव कभी छुपना था ही नहीं। अच्छा। हाँ, मिलिट्री इंजीनियरिंग में एक पुरानी कहावत है कि हर डिजाइन अपने आप में एक ट्रेड ऑफ होता है। यहाँ पर स्टेल्थ यानी छुपे रहने का ट्रेड ऑफ डायरेक्टली लो कॉस्ट और मास प्रोडक्शन के साथ किया गया है। मास प्रोडक्शन मतलब बल्क में बनाना। एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझिए, 2 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक के कंपैरिजन में पुर्जे बहुत कम होते हैं। इसे इतना इजीली बनाया जा सकता है कि दुनिया के किसी भी ऑर्डिनरी कारखाने या गैराज में आप इसको असेंबल कर सकते हैं। आपको टाइटेनियम जैसे महंगे मेटल्स या एरोस्पेस लैब नहीं चाहिए। ओह, तो फोकस स्केल पर है, छुपने पर नहीं। बिल्कुल। जब हथियार इतना सस्ता हो तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो शोर मचा रहा है। अगर दुश्मन इसे देख भी ले, सुन भी ले और इसको गोली मारकर गिरा भी दे, तो भी बनाने वाले को इकोनॉमिकली कोई बड़ा झटका नहीं लगता। ये बहुत ही ब्रिलियंट एंगल है। शोर यहाँ कोई बग नहीं है, ये एक्चुअली उसके सस्ते डिजाइन का एक नेचुरल फीचर है जिसको उन्होंने खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लिया है। सही बात है। बट ओके, अगर इसे फैक्ट्री में इतनी बड़ी तादाद में बनाया जा रहा है तो बैटलफील्ड पर इसकी लॉजिस्टिक्स कैसे काम करती हैं? क्योंकि स्लाइड 5 की तरफ बढ़ते हैं, लॉन्च मैकेनिज्म्स। नॉर्मली तो मिसाइल्स के लिए बड़े अंडरग्राउंड साइलो चाहिए या परमानेंटली फिक्स्ड लॉन्च पैड्स चाहिए होते हैं। और यही वो जगह है जहां इसकी हाई मोबिलिटी गेम चेंज कर देती है। हाँ, मैंने इस स्लाइड में जो फोटो देखी है वो सच में अजीब है। इसे किसी मिलिट्री बेस से लॉन्च नहीं किया जाता। इसे बस एक नॉर्मल कमर्शियल ट्रक के पीछे एक पोर्टेबल रैक लगाकर वहां से बैच में फायर करते हैं। मतलब एक डिलीवरी ट्रक जैसी दिखने वाली गाड़ी में 10-12 ड्रोन फिट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके टेक ऑफ का तरीका भी काफी यूनिक है। इसमें रातों यानी रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ का यूज होता है। ड्रोन के पीछे एक छोटा सा सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगा होता है जो उसको इनिशियल थ्रस्ट देता है। राइट। वो बूस्टर बस कुछ सेकंड के लिए जलता है, ड्रोन को हवा में लिफ्ट करता है और फिर वहीं अलग होकर गिर जाता है। और उसके बाद वो लॉन मोर वाला इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये प्रैक्टिकली एक गायब होने वाला मिसाइल बेस है। किसी ने ट्रक रोका, ड्रोन उड़ाया और अगले 2 मिनट में ट्रक गायब। एग्जैक्टली। और देखिए, टैक्टिकल लेवल पर ये मोबिलिटी बड़ी बड़ी आर्मीज के लिए एक मैसिव सरदर्द है। कैसे? क्योंकि सदियों से क्या होता आया है, सेनाएं अपने दुश्मन को मारने के लिए सैटेलाइट्स और स्पाइस का यूज करती हैं। अगर सामने एक फिक्स्ड मिसाइल बेस है तो आप वहां पर बम गिरा सकते हैं, पर उस चीज का क्या करेंगे जो देखने में बस एक रेगुलर माल ढोने वाला ट्रक है? पॉइंट है। हाँ, वो ट्रक लगातार लोकेशन बदल रहा है। सैटेलाइट्स के लिए हजारों ट्रक्स में से एक स्पेसिफिक ट्रक को आइडेंटिफाई करना नियरली इम्पॉसिबल है। ये एनिमी के काउंटर अटैक प्लान को प्रैक्टिकली पैरालाइज कर देता है। सच में कैमोफ्लाज का एक एक्सट्रीम लेवल है ये। लेकिन लॉन्च होने के बाद का जो सफर है, स्लाइड 6 पर आते हैं, वो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। नेविगेशन वाली स्लाइड। हाँ, मेरा सवाल ये था कि ये बेसिक सी मशीन जिसमें पुरानी टेक्नोलॉजी वाला एक सस्ता इंजन लगा है, वो फाइनली हजारों किलोमीटर दूर एक स्पेसिफिक बिल्डिंग को हिट कैसे करती है? और एनिमी के अनएक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को डॉज कैसे करती है, जिन पर लिटरली करोड़ों खर्च हुए हैं? ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और इसका जवाब इसके नेविगेशन सिस्टम के अंदर छिपा है। स्लाइड में बताया गया है कि ये सिविलियन जीपीएस और आईएनएस यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का यूज करता है फिक्स टारगेट्स को हिट करने के लिए। और ये सिविलियन जीपीएस मतलब वही चिप्स हैं जो शायद हमारे स्मार्टफोन्स या कार्स में लगी होती हैं, राइट? बिल्कुल वही। और यहाँ तक कि जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें 2026 के वेरिएंट्स का जिक्र है, उनमें तो बेहतर कंट्रोल के लिए डायरेक्टली 4G और LTE मोबाइल नेटवर्क्स का भी यूज हो रहा है। वेट, मोबाइल नेटवर्क से ड्रोन कंट्रोल हो रहा है? हाँ, ये कमर्शियल या सिविलियन टेक का मिलिटराइजेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है।
देखिए, मिलिट्री ग्रेड जीपीएस बहुत महंगे आते हैं। उनको एन्क्रिप्ट करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। पर सिविलियन जीपीएस चिप्स वो तो कौड़ी के दाम पर बल्क में मिल जाते हैं। पर उनको तो इजीली जैम किया जा सकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से। किया जा सकता है, और अगर एनिमी वो जीपीएस सिग्नल ब्लॉक कर दे तो वहां पर इन्स यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम बैकअप की तरह काम आता है। वो कैसे काम करता है? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। मान लीजिए किसी इंसान की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, ठीक है? पर उसे एग्जैक्टली पता है कि उसे 10 कदम आगे जाना है और फिर बाएं मुड़ना है। इंस के अंदर लगे जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर बिल्कुल यही करते हैं। ओह, हाँ, वो फ्लाइट की स्पीड, डायरेक्शन और मोमेंटम को बिना किसी एक्सटर्नल सैटेलाइट सिग्नल के मेजर करते रहते हैं। क्योंकि ये पूरा सिस्टम मैन्युअली उस डिवाइस के अंदर कंप्लीटली क्लोज लूप में होता है, इसलिए इसको बाहर से हैक या जैम नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आंखें यानी जीपीएस जैम भी हो जाएं, तो भी मशीन का इंटरनल मैप उसको रास्ता याद दिलाता रहता है। और वो 4G ह्यूट कलर पॉइंट कमाल का था। इसका मतलब ड्रोन बहुत लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए शहर के नॉर्मल मोबाइल टावर्स का सिग्नल पकड़कर रास्ता ढूंढ सकता है। एग्जैक्टली। और यहाँ से चीजें और भी अलार्मिंग हो जाती हैं। स्लाइड 7 देखिए, स्वॉर्म टैक्टिक्स। हाँ, स्वॉर्म टैक्टिक्स यानी झुंड में हमला करना। ये देखकर तो और भी डर लगता है। वॉर जोन में कभी भी एक अकेला शहर 136 नहीं दिखता। यहाँ लिखा है कि एक ही टाइम पर 10 से 20 ड्रोन्स एक साथ लॉन्च किए जाते हैं। हमेशा झुंड में। आसमान में एक पूरा झुंड एक साथ एक ही टारगेट पर लॉक होकर बढ़ता है। अगर हम इस स्ट्रैटेजी की बिग पिक्चर देखें ना, तो ये बहुत ब्रूटल है, पर ऑनेस्टली ये 100% इफेक्टिव भी है। देखिए, किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसकी एक फिजिकल और टेक्निकल लिमिट होती है। बिल्कुल होती है। एक अकेले रडार की कैपेसिटी होती है कि वो एक बार में कितने टारगेट्स को ट्रैक करेगा। और अगर वहां एंटी एयरक्राफ्ट पेट्रियट बैटरी लगी है, तो उसमें लिमिटेड मिसाइल्स ही लोडेड होती हैं और उन्हें रीलोड होने में टाइम लगता है। राइट, अनलिमिटेड फायर थोड़ी कर सकते हैं। वही ना, जब आसमान से सडनली 20 ड्रोन एक साथ एक ही पॉइंट पर आ रहे हों, तो दुश्मन का एयर डिफेंस कंप्लीटली चोक हो जाता है। इसे मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में ओवरवेलमिंग द सिस्टम कहते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी यूज करना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी इंसान पर अचानक मधुमक्खियों का एक बड़ा सा झुंड हमला कर दे, और उस इंसान को बचने के लिए हाथ में एक बहुत ही महंगी हाई टेक स्नाइपर राइफल थमा दी जाए। अब वो स्नाइपर राइफल कितनी भी एक्यूरेट क्यों ना हो, वो 1 या 2 मधुमक्खियों को ही टारगेट कर पाएगी, है ना? और जब तक वो रीलोड करेगा, बाकी का झुंड अपना काम कर जाएगा। यहाँ लॉजिक ये है ही नहीं कि हर एक ड्रोन जिंदा बचे। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है ये। अगर दुश्मन का डिफेंस सिस्टम लिटरली दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम भी है और वो 30 में से 25 ड्रोन्स को हवा में फोड़ भी देता है, तो भी 5 ड्रोन स्लिप होकर टारगेट तक पहुंच ही जाएंगे, और वो 5 ड्रोन उस टारगेट को ध्वस्त करने के लिए काफी हैं। मतलब यहाँ मशीन की अपनी सर्वाइवलिटी की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर मात्र यानी मास एंड क्वांटिटी, वही अपने आप में एक क्वालिटी बन गई है। वही अपने आप में पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। और यहीं से हमें स्लाइड डेक के सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्से पर आते हैं। स्लाइड 8, युद्ध का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ वॉरफेयर। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का वो गणित है जो एक्चुअली किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ सकता है। हाँ, और हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि वॉर्स अक्सर हथियारों से नहीं, इकोनॉमिक्स से जीते या हारे जाते हैं। शायद इसका अल्टीमेट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मुझे ये फिगर्स क्लियरली पढ़ने दीजिए, क्योंकि ये सच में शॉकिंग है। एक शाहद ड्रोन की कॉस्ट लगभग $20,000 है, जो कि आजकल एक अच्छी मिडिल क्लास गाड़ी की कीमत होती है। एग्जैक्टली $20,000। लेकिन जब ये उड़ रहा होता है और उसको मार गिराने के लिए कोई एडवांस देश अपना इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करता है, जैसे पैट्रियट मिसाइल, तो उस एक सिंगल मिसाइल की कॉस्ट होती है लगभग $2 मिलियन, यानी $20 लाख से भी ऊपर। हाँ, 20,000 वर्सेस 2 मिलियन। इसको ऐसे देखते हैं, मान लीजिए सामने से $20,000 की एक सिंपल सी गोल्फ कार्ट चली आ रही है, और उसको रोकने का आपके पास एक ही तरीका है कि आप अपनी $2 मिलियन की चमचमाती फरारी को पूरी स्पीड में ले जाकर उस गोल्फ कार्ट से भिड़ा दें। बहुत ही डार्क लेकिन एक्यूरेट कंपैरिजन है ना? हर बार गोल्फ कार्ट टूटेगी, हर बार फरारी मालिक आसमान में जीत जाएगा, लेकिन उस हार जीत के साथ वो फाइनेंशियली पूरी तरह तबाह हो रहा होगा। ये फरारी और गोल्फ कार्ट वाला पॉइंट एग्जैक्टली उस साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है जो इस ड्रोन का मेन एम है। देखिए, जब $2 मिलियन की मिसाइल 20,000 के कचरे
ड्रोन को गिराने के लिए यूज होती है, तो ड्रोन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही अपना मिशन जीत चुका होता है। मतलब उसका डिस्ट्रॉय होना भी उसके मास्टर प्लान का हिस्सा था। एब्सोल्युटली। उसका एम सिर्फ उस बिल्डिंग को उड़ाना था ही नहीं, उसका एक बड़ा टारगेट उस $multi-million डिफेंस मिसाइल को एग्जॉस्ट करवाना था। वाओ। अटैकर इन सस्ते ड्रोन्स को फैक्ट्री में रोजाना सैकड़ों की तादाद में छाप सकता है, पर कोई भी देश, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, रोजाना $2 मिलियन की मिसाइल ना तो खरीद सकता है और ना ही प्रोड्यूस कर सकता है। सप्लाई चेन ही अलाउ नहीं करेगी। हाँ, एक पॉइंट आएगा जब डिफेंडर का मिसाइल स्टॉकपाइल प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा, और जिस दिन वो गोडाउन खाली हुआ, वो देश आसमान से आने वाले अगले हमले के सामने कंप्लीटली नंगा और असहाय हो जाएगा। यही वो रियल फायर पावर है इस टेक्निक की, महंगी मिसाइल को सस्ते कचरे पर बर्बाद करवाना। That is terrifying. Actually, डर लग रहा है ये गणित समझकर। लेकिन इंसानी फितरत है ना कि जब कोई इतनी सस्ती और इफेक्टिव चीज मिल जाती है तो उसका अगला वर्जन और भी खतरनाक बनाया जाता है। ओ, हमेशा। स्लाइड 9 देखिए, मॉडर्न एवोल्यूशन। 2024 से 26 के बीच जो बदलाव आए हैं, शाहिद का एक नया वर्जन सामने आया है, शाहिद 238। और प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये कोई नॉर्मल छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के लिए स्लीपलेस नाइट्स का नया कारण है, क्योंकि ये पुराने डिजाइन की उन लिमिटेशंस को हटा रहा था जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ी बहुत सांस ले पा रहे थे। हाँ, मैंने स्लाइड में देखा, पुराना वाला तो 185 की स्पीड पर शोर करता हुआ आता था, लेकिन इस नए शाहिद 238 में स्पीड बढ़ाने के लिए डायरेक्टली जेट इंजन लगा दिया गया है। और सिर्फ जेट इंजन ही नहीं। हाँ, वही मैं कहने वाला था। रडार की नजरों से बचने के लिए इनके आउटर बॉडी पर स्टेल्थ कोटिंग्स, यानी रडार सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करने वाले पेंट्स और कार्बन फाइबर मटेरियल का यूज होने लगा है। यूक्रेन और बाकी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में इसके जो रिजल्ट्स आए हैं, उसने दुनिया भर की मिलिट्री को फोर्स कर दिया है कि भाई साहब अपना प्लान बदलो। वही तो, क्योंकि अब ये बस एक धीमी आवाज करने वाली मशीन नहीं है, अब ये बहुत तेज, डेडली और रडार पर प्रैक्टिकली इनविजिबल थ्रेट बन चुकी है। और होस्ट, यहाँ जो छेड़ने वाली बात है ना, वो कॉस्ट की है। जेट इंजन और इन स्टेल्थ फीचर्स के लगने के बाद भी इसकी ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट एक नॉर्मल क्रूज मिसाइल के सामने कुछ भी नहीं। मतलब अभी भी काफी सस्ता है। ऐसी नहीं बची है जो 100% गारंटी दे सके कि सब कुछ सेफ रहेगा। तो इस पूरी प्रेजेंटेशन और हमारी इस डिटेल चर्चा को अगर मैं कंक्लूड करूं, स्लाइड 2 पर आते हुए, तो एक फाइनल मैसेज निकल कर आता है, शाहिद 136 और इसके आगे के वर्जन्स ने सैन्य विज्ञान यानी मिलिट्री साइंस के उस सबसे पुराने भ्रम को तोड़ दिया है कि हमेशा क्वालिटी ही आपको युद्ध जिताती है। बिल्कुल। इसने परमानेंटली ये साबित कर दिया है कि मॉडर्न वॉर में क्वांटिटी और मास अपने आप में सबसे सुप्रीम क्वालिटी हैं। जब आसमान से एक साथ 20-30 सस्ते ड्रोन गिर रहे हों, तो आपका रेडार कितना भी एडवांस हो, आपकी बर्बादी तय है। ये लो कॉस्ट ड्रोन सिर्फ आज का करंट टॉपिक नहीं है, मुझे लगता है ये वॉरफेयर का एग्जैक्ट फ्यूचर है। और ये एक ऐसा फ्यूचर है जहां हमें बेसिक डेफिनेशंस को ही दोबारा लिखना पड़ेगा। और अगर आप इजाजत दें तो मैं एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगी सबके सोचने के लिए। श्योर, बिल्कुल। देखिए, अगर सिर्फ $20,000 का एक कचरे जैसा ड्रोन दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को इकोनॉमिकली बैंकरप्ट कर सकता है, और अब तो ये जेट इंजन और स्टेल्थ के साथ और भी ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, तो ऐसे में फ्यूचर में कोई भी डेवलपिंग या डेवलप्ड देश अपने स्काईज को सिक्योर करने का बिल कैसे भरेगा? क्या हम मिलिट्री हिस्ट्री के उस अजीब दौर में घुस चुके हैं जहां सबसे बढ़िया और सच्चा डिफेंस डिफेंड करना है ही नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैसिव लेवल पर सस्ते हमले करना है? बाप रे, ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला थॉट है। मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां उस महंगी फरारी को बचाने का एक ही रास्ता हो कि आपको इंतजार करना पड़े कि आसमान से वो सस्ती गोल्फ कार्ट्स की बारिश आखिरकार खत्म कब होगी। ये थॉट लिटरली हमें इस पॉइंट पर लाकर खड़ा करता है जहां टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स का एक बेहद अजीब चौराहा बन गया है। बिल्कुल, एकदम नया चौराहा। वेल, आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद वॉरफेयर और उसके पीछे छुपे इकोनॉमिक्स और गणित को देखने का नजरिया काफी हद तक बदल गया होगा।